हेलो। चलिए, नमस्कार साथियों, मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय, संडे का समय भी पढ़ाई में दिया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, आप सभी छात्रों के लिए हितकारी है। दरअसल बात यह है कि कल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए हमारी लोकसभा में वोटिंग है, तो इस वजह से मैं भी इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना चाहता हूं और आप सभी से यही दरख्वास्त करता हूं कि आप भी इस लोकतंत्र के पर्व में जरूर शामिल हो। और जब आप लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे तो शायद और अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको भी अपना नेता चुनने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को, मतदान जरूर करना है। मतदान करोगे तभी अपने हक की बात आप कर पाओगे, तभी अपना वर्चस्व आप रख पाओगे। तो इसी क्रम में कल मुझे अपने गांव जाना है। मैं संभवतः जो है कल निकल जाऊंगा लगभग 12-1 बजे के अंतराल पे, ताकि मैं बढ़िया से अच्छे से वोटिंग कर पाऊं और थोड़ा समय अपने घर वालों के साथ भी गुजार पाऊं। ठीक है, इसीलिए आज मैंने आपकी ये क्लास ली है। तो जितने भी साथी हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पवन, बबीता, लक्ष्मी, है ना, शुभम और सुमन, भीम और जय कुमार, प्रियंका, सूरज कुशवाहा, है ना, गोपाल और अंजलि, माला, पूजा, देवेंद्र, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं आपकी कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, है ना, शायद मुझे और भी कुछ साथी जुड़े हुए दिखाई पड़े। के बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। आराध्या, रितिका, अमन, विपिन, मंजू, है ना, तमाम साथी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बिना देरी के अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे साथियों, है ना। क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये बताएं कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवाज और वीडियो दोनों आ रही है? सब लोग पहले ये बताएं। ठीक है, ओके, डन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम मौद्रिक नीति के प्रकार और उसके उपकरण पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल का मैं रिवाइज कराऊंगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे की बातें मैं यहां पर करूंगा मेरे साथियों। शायद आरबीआई के कार्य हमने कल पढ़े थे और आरबीआई के कार्य में बहुत सारी बातें हमने देखने की कोशिश करी थी। उसी में एक फंक्शन था मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, उसी में एक फंक्शन था मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब फंक्शंस थे इसके। और मैंने कल आपको बताया था कि 1 रुपये का नोट और सिक्के जो हैं वो कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपये के नोट और सिक्के केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट और सिक्के हैं वो सारे के सारे जो हैं आरबीआई यानी कि देश की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों, मैं बताता हूं कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। उन्हीं के साथ जो सिक्के होते हैं वो सरकार 1 रुपए का सिक्का इसलिए जारी करती है ताकि उसके घाटे की पूर्ति की जा सके। जो सरकार का घाटा होता है, घाटे का मतलब होता है डेफिसिट, है ना, तो सरकार का जो डेफिसिट है उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार सिक्के जारी करती है। एक बच्चे ने मुझसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था, है ना, जब मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा था मुझे मतलब एक हल्की सी मुस्कान भी आई और वास्तव में वो क्वेश्चन अच्छा भी था। बच्चे का यह प्रश्न था कि सर, क्या 1 रुपए को जारी करके या 1 रुपए के सिक्कों को जारी करके घाटा पूरा कर लेती है सरकार अपना? मैंने कहा नहीं, कर तो नहीं पाती है। दरअसल केवल ये एक हम कहें कि नाम मात्र का है, मतलब कुछ, अब 100 रुपए उधार है और अगर 8-10 रुपए किसी से ले लिए तो कोई भला बड़ा परिवर्तन तो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया था कि इस पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। शेष नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, एकाधिकार है उनका। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली भारत में 1956-57 से अपनाई गई है, ध्यान रखिएगा 1956-57 से अपनाई गई है। 57 में एक संशोधन किया गया, 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम आरक्षित प्रणाली रखी गई, जिसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम कहते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अगर 200 करोड़ रुपए होंगे तभी जाकर के, है ना, तभी जाकर के वह नए नोट जारी करेगी। यह बात आपको ध्यान रखना है। इस 200 करोड़, अब 200 करोड़ रुपए में तो नहीं रख सकते, मान लो कभी आग लग गई या फिर कुछ और घटना हो गई तो उसकी वजह से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए 115 करोड़ रुपए का एक गोल्ड रखते हैं। इनसे ये कहा गया कि एक काम करो, 200 करोड़ रुपए है ना, इन 200 करोड़ रुपए में से आप 115 करोड़ रुपए का सोना रख लो, गोल्ड रख लो, और बाकी 85 करोड़ रुपए जो बचे हुए हैं वो फॉरेन करेंसी रख लो। उसमें जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, है ना, यूरो, ये तमाम प्रकार की जो मुद्रा है, और ध्यान रखिएगा ये तमाम प्रकार की जो प्रतिभूतियां है, प्रतिभूतियां को मतलब होता है केवल एक कागज, स्टाम्प पेपर, और ये सब बोलते हैं ना, इसको प्रतिभूतियां हम कह देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताई थी बैंकों का बैंक है, इसका मतलब है कि किसी भी व्यापारिक बैंक को या किसी भी दूसरी बैंक को अगर पैसों की कभी आवश्यकता पड़ती है तो वह आरबीआई से पैसा ले सकती है। नए बैंक खोलना हो तो लाइसेंस आपको आरबीआई से मिलेगा, है ना। अगर किसी बैंक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो तो आरबीआई करेगी। यानी कि जो पेरेंट्स काम करते हैं, वो सारा काम बैंक बच्चा है और आरबीआई उनके पिता है, ऐसा समझ लो, है ना। तो पिताजी जो काम करते हैं वो सारा का सारा काम बच्चे का वही, लाइसेंस रद्द करना, झापट मारना, तेरा स्कूल नहीं जाना होगा, ये नहीं होगा, वो सब काम इधर होते हैं, ठीक है। चलिए, व्यापारिक बैंकों को ऋण देना, अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई को जाना जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सरकार का बैंक, सरकार का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से ले सकती है। लेकिन क्या व्यक्तिगत तौर पर मैं आरबीआई से लोन ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। आरबीआई से मैं लोन नहीं ले सकता, न तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मेरा अकाउंट होगा, ध्यान रखिएगा, आरबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नहीं हो सकता, है ना, यह बात ध्यान रखना। किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं हो सकता, पर्सन का अकाउंट नहीं हो सकता, ठीक है। और सरकार को इकोनॉमिक एडवाइस देना भी इसकी जवाबदारी है। अगर सरकार को किसी से लोन लेना है तो वो भी इसकी जवाबदारी है। विनिमय दर को मेंटेन करना भी इसकी जवाबदारी। आप लोग जानते हैं कि $1 जो है कितने रुपए के बराबर है, €1 कितने रुपए के बराबर है, ये सब मेंटेन करना भी इसकी जवाबदारी है। और ये कैसे मेंटेन करेगा? तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे विदेशी विनिमय भंडार के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से ये इसको मेंटेन करेगा। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी की स्थिति को अच्छा बनाने में सरकार और वहां की सेंट्रल बैंक की मुख्य भूमिका होती है। अगर सेंट्रल बैंक अच्छी तरीके से काम करेगा तो उस देश की इकोनॉमी अच्छी चलेगी। नहीं तो दोस्तों, आपने देखा ही है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के साथ में क्या हुआ। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के साथ में हुआ ये कि वहां का विदेशी विनिमय भंडार जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वो बिल्कुल खाली हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? तो एक प्रकार का गुल्लक है। गुल्लक, जैसे आपका गुल्लक होता है ना, जिसमें आप कुछ पैसे बचा करके रखते हो ताकि भविष्य में काम आए, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है एक प्रकार का सरकार का गुल्लक है, एक प्रकार की देश की इकोनॉमी का गुल्लक है। और देश की इकोनॉमी का जब गुल्लक होता है, समझना, देश की इकोनॉमी का जब गुल्लक होगा तो उसमें विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी उसके अंदर रखी जाती है। और आपको, जैसे मान लो भारत है, भारत का गुल्लक है, अब भारत को कोई सामान अमेरिका से खरीदना है और भारत ने मान लो अमेरिका से कोई भी मंगवाए, कोई भी सामान खरीदा वहां से, तो अमेरिका को क्या हम भारतीय रुपया देंगे? अगर हम गांधी जी का नोट देंगे, गांधी जी की आकृति वाला नोट देंगे, तो अमेरिका मना कर देगा। वो कहेगा ये गांधी जी आप ही के यहाँ चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं चलते। हालांकि सम्मान है उनका, ये गांधी जी बोले हमारे यहाँ नहीं चलते। बोले क्या लोगे तुम? बोले इंटरनेशनल करेंसी दे दो। बोले इंटरनेशनल करेंसी क्या है? तो बोले डॉलर है। आ रही बात समझ में? तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है मेरे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो डॉलर लेंगे, यानी कि हमारा जो खजाना है विदेशी विनिमय भंडार का, वो लेंगे मेरे साथियों, है ना। संजय, नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आने वाला है संजय, आप रहने दो, आपके वाले से टाइम पास कर लो, देख के नहीं पढ़ पाओगे तुम, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मैंने ये बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी, देखो सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, आप जितना आसान इसको समझ रहे हो ना, उतना आसान ये नहीं है विषय। ये उतना आसान तभी होता है जब आप पूरा ध्यान लगा करके इसको देखते हो। और अगर मेरी हर एक बात पर आपने विश्वास, देखो
10 मिनट हो गए, मैं पुराना ही रिवाइज करवा रहा हूं केवल। कारण क्या है, मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, पुराना रिवीजन मुझे कराना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मैं आगे की बात को कंटिन्यू कर पाऊंगा। आप समझो इस बात को, ठीक है, आप समझो इस बात को। आप नहीं समझोगे तो केवल कमेंट करने में रह जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ऑनलाइन का यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर फिर भी जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में आ रही, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ में आता है, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी को साख नियंत्रण नीति, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक समिति है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना, उसके द्वारा बनाई जाती है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। एमपीसी बोला है मैंने, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। ये कब कब बनाई जाती है, तो हर 2 महीने में बनाई जाती है। इसका क्या उद्देश्य होता है, तो तरलता को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है। तरलता का मतलब है मुद्रा प्रवाह, इसी को हम लोग कह सकते हैं साख नियंत्रण। साख का मतलब भी पैसा ही होता है, तो पैसों पर नियंत्रण करना मेरे साथियों, ये इसका उद्देश्य है। क्यों नियंत्रण करना पैसों पर, आखिर क्या काम है, तो इसलिए कि लोगों के पास में अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा, दूसरे शब्दों में कहूं कि लोगों के पास में अगर तरलता ज्यादा हो जाएगी, तरलता का मतलब है लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी तो सब लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो सब लोग डिमांड बढ़ा देंगे, और अगर डिमांड बढ़ गई मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, डिमांड अगर बढ़ गई तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। अब वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होगी हम बात करेंगे आगे। वैसे ही मेरे साथियों मुद्रास्फीति या महंगाई पर नियंत्रण करना इसी का उद्देश्य, हालांकि पहले में ही ये बात स्पष्ट हो जाती है तरलता में, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आपको आइडिया रहे कि मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। तनु फौजदार जी बार बार एक ही कमेंट मत करो, सर संडे को भी आज रिवीजन, बेटा मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी, इसलिए आज क्लास ले रहा हूं। कल हमारे यहां मतदान है, मैं बहुत बात बता चुका हूं, फिर बताऊंगा, एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा उसके ऊपर, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस बात का। आप पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ो तो सही, मजा आ जाएगा, खाली 1 घंटे की तो क्लास है, ठीक है। चलिए, अच्छा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कठोर मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और सस्ती मौद्रिक नीति, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। देखो, ना तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे जैसा मास्टर नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पर कि कोई इकोनॉमी का मास्टर मिल जाए ठीक ठाक पढ़ाने के लिए, मुझे भी नहीं मिलता है, ठीक है। और जब मैं किसी को देखता हूं तो वो मतलब मेरी समझ से परे हो जाता है वो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 13 मिनट मैंने लगभग केवल पुराना रिवाइज करवाने में लिया है। हो सकता है कई लोग मुझे इस बात के लिए गाली भी दे कि सर आपने 13 मिनट खर्च कर दिए। हाँ मैंने किए, इसलिए किए ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी बन सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पढ़ करके आते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई भाई घर के कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, ये कनेक्टिविटी का एक तरीका है, समय लगा चलेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। 40 मिनट पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा उसी तरीके से कि आप अच्छे से उसको पढ़ सको, ठीक है। आओ वापस से बात करते हैं। तो मौद्रिक नीति के प्रकार, मौद्रिक नीति के कितने प्रकार है, मेन टॉपिक पर आ गए हम लोग दोस्तों। मौद्रिक नीति के दरअसल 2 प्रकार है। मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकारों की होती है, 2 प्रकारों की होती है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है मार्केट में पैसों के प्रवाह को कंट्रोल करना। बोले मार्केट में पैसों के प्रवाह को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, तो मार्केट में पैसों के प्रवाह को कंट्रोल करने का मतलब यह है मेरे साथियों कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो उस डिमांड को कम करना है, उस डिमांड को कंट्रोल करना है ना, उस महंगाई को कंट्रोल करना है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी दरअसल 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति, ठीक है, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर को हम बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति, कोई बात नहीं। कठोर मौद्रिक नीति हम इसे कहते हैं। और कठोर मौद्रिक नीति को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारे पास में एक शब्द है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट
टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। मैं हर एक शब्द आसानी से बताऊंगा, इसीलिए मैं आराम आराम से होले होले से पढ़ाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। टाइड मॉनेटरी पॉलिसी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, पूरा लिखना, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति। और एक और प्रकार की होती है जिसे आप कहते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? सस्ती। इसे सस्ती कह सकते हैं, इसे सरल भी कह सकते हैं। तो सस्ती या सरल मौद्रिक नीति, सस्ती या सरल मौद्रिक नीति, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहीं से तो प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। ये पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समय भी ले रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सस्ती मौद्रिक नीति को इजी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इजी, इजी का मतलब होता है सरल, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति हम इसे कहते हैं। तो भैया आ जाओ, देख लो जरा सस्ती और कठोर क्या चीज है। सस्ती और कठोर क्या चीज है, जरा इसके बारे में देख लो। देखो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी मेरे साथियों, कि कठोर और सस्ती किसे कहते हैं। ध्यान रखना, मुझे एक बात बताओ, जब आप हवा में उड़ने लगते हो, बोले सर ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही है बेटा, जब आप हवा में उड़ने लगते हो तो आपके पिताजी या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, जब भी आप हवा में उड़ने लगते हो तो आपके पिताजी या पेरेंट्स जो है आपके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण ज्यादा कर लेते हैं, है ना। ध्यान रखना, आपके ऊपर थोड़ा सा कठोर रवैया अपनाने लगते हैं, आपको थोड़ी छूट कम देते हैं, है ना, यही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बाजार में पैसा ज्यादा होने लगता है, जब भी बाजार में ऐसा लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि यार मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, ध्यान रखिएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, ध्यान रखना, अगर ऐसा लगने लगता है, या फिर मैं कहूं कि जब भी ऐसा लगता है कि बाजार में मुद्रा प्रवाह बढ़ गया है, लोगों ने मांग बढ़ा दी है, तो जब लोग मांग बढ़ा देते हैं, लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो जाता है, तो सरकार फिर कठोर रवैया अपनाने लगती है। सरकार क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कठोर रवैया अपनाएगी। तो कठोर रवैये में वो क्या करेगी? तो ध्यान रखिएगा, कठोर रवैये में वो किसी को ऐसे तो हड़काएगी, तो डराएगी, तो ए भाई पैसा दे, किसी को झापट लेके गई, चल चल पैसा दे, ऐसा बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। फिर क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो ही महंगा लोन देगी। किसको? ध्यान रखना, पहले एक क्रम में आपको बताता हूं, इस क्रम को देखना जरा। जब भी कभी मैं देखो, बैंकों का क्रम क्या होता है, बैंक पैसा कैसे किस किस को देती है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई हमेशा पैसा देती है, लोन देती है व्यापारिक बैंकों को। ध्यान रखना, आरबीआई लोन किसको देगी? व्यापारिक बैंकों को देगी। फिर व्यापारिक बैंक किसको लोन देगी? जनता को देगी। क्या जनता आरबीआई से सीधा लोन ले सकता है? नहीं ले सकता। आ रही बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, फिर से कहना मेरे साथियों, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आरबीआई पैसा देगी, किसको लोन देगी? आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देगी। ये वही व्यापारिक बैंक है, यस बैंक है ना, कैनरा बैंक, एसबीआई, और आपकी पंजाब नेशनल बैंक है ना, आपकी बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी बैंक है ना। तो आरबीआई ने पैसा यहां दिया, ये व्यापारिक बैंक पैसा देगी जनता को, है ना, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, जब व्यापारिक बैंक इनसे लोन लेगी तो ये ब्याज दर इनको देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी, इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं, ब्याज दर। वैसे ही जनता भी जब व्यापारिक बैंकों से लोन लेगी तो ये भी इसको इंटरेस्ट रेट देगी, बिल्कुल देगी। अगर आरबीआई ही इनको महंगा लोन देगी व्यापारिक बैंकों को, तो व्यापारिक बैंक भी तो जनता को महंगा लोन देगी। आ रही बात समझ में? भैया व्यापारिक बैंक बोलेंगे कि हमें महंगा पड़ रहा है लोन पहले से, तो हम आपको कैसे सस्ता दे दे? जनता, मान लो मैं लोन लेने गया, मैंने कहा कि मुझे लोन चाहिए, तो बोले कितना परसेंट ब्याज दर? बोले 15%। मैंने कहा 15%? बोले हाँ 15%। मैंने कहा थोड़ा सस्ता सस्ता लगाओ। तो बैंक वाला क्या बोलता है? बोले अरे भैया देश की केंद्रीय बैंक हमको महंगा देगी तो हम क्या करेंगे, हम भी तो आपको महंगा ही देंगे। मैंने कहा यार देखो, आपको जो समझाना है वो उद्देश्य क्या है मेरा? वो उद्देश्य ये है कि आरबीआई से पैसा कहां जाता है? व्यापारिक बैंकों के पास। व्यापारिक बैंकों से पैसा कहां जाता है? जनता के पास में। अगर व्यापारिक बैंक, अगर इस आरबीआई को लगता है कि देश में लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो गया है, देश में जनता के पास में पैसा ज्यादा हो गया है, तो जनता के पास में अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा, समझना, अगर जनता के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। समझना, अगर जनता के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो जनता की डिमांड भी बढ़ जाएगी, जनता मांग भी बढ़ा देगी, डिमांड भी बढ़ा देगी मेरे साथियों। और अगर जनता डिमांड बढ़ा देगी, समझना,
अगर सभी लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो गया तो सभी लोगों की डिमांड भी बढ़ गई मेरे साथियों, और अगर डिमांड बढ़ गई तो वो चीज क्या हो गई मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, उस वस्तु की सप्लाई कम हो गई, इसकी वजह से उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मेरे साथियों, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो मांग ज्यादा, मांग ज्यादा है तो सप्लाई कम, सप्लाई कम है मेरे साथियों तो कीमत ज्यादा हो जाएगी, जिससे महंगाई हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जनता के पास में ऐसा भी हो सकता है कि पैसा कम हो, पैसा कम होने की वजह से उनकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यह स्थिति क्या कहलाती है, मंदी कहलाती है। क्या कहलाती है, मंदी। इसे आप डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन को आरबीआई कंट्रोल करती है, और आरबीआई इन दोनों कंडीशन को कंट्रोल करती है तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी कंट्रोल करना। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कंट्रोल करना, इसको हम कहते हैं। और आरबीआई इस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। आ रही बात समझ में? अब मैं इस बात को यहां से मिटाना चाहूंगा, जिसको उतारना है उतार लिया करना, है ना, आप उतारना हो तो उतार लेना, पर मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं उतारने का, ये सब बातें आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, केवल समझाने के लिए। अब मुझे बताओ, अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी अच्छा बहुत पैसा हो गया। अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई कठोर नीति अपनाएगी। कठोर नीति में क्या होगा, आरबीआई अब महंगा महंगा लोन देगी। किसको? व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को। तो इसमें एक लाइन लिख रहा हूं मैं, कठोर मौद्रिक नीति है ना, इसमें लिखूंगा, इसमें ब्याज दरों को बढ़ाकर, इसमें ब्याज दर को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। इसमें ब्याज दर को बढ़ाकर तरलता या लिक्विडिटी या मुद्रा प्रवाह को कम किया जाता है। भैया ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी। अगर ध्यान रखना, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो उस पैसे को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। आरबीआई बोलेगा व्यापारिक बैंकों को भैया हम महंगा देंगे। आ रही बात समझ में? तो आरबीआई भी मार्केट में जब जनता उससे लोन लेने जाएगी तो उनको बोलेगा भैया हम भी महंगा देंगे। तो फिर मान लो मेरे को पैसा चाहिए, मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, लोन चाहिए, उसने कहा महंगा देंगे। हम बोलेंगे अरे रहने दो यार 2 महीने बाद लेंगे। बोले 2 महीने बाद क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीति हर 2 महीने में बनती है। हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले साल ब्याज दरों में कमी कर दे, अगले 2 महीने में ब्याज दरों में कमी कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं। तो कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दर बढ़ाई जाती है, ध्यान रखना। कठोर मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाती है। और ब्याज दर बढ़ा करके क्या किया जाएगा मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, ब्याज दर जिसे आप इंटरेस्ट रेट के नाम से भी जानते हैं, इसको बढ़ाया जाता है। और इसकी वजह से क्या किया जाता है, तरलता को या लिक्विडिटी को क्या किया जाता है मेरे साथियों, तरलता या लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास किया जाता है। बस यही तो मेन मुद्दा है। इसके अलावा बचा ही क्या है इस परिभाषा में, बस खत्म खेल, है ना। तो ध्यान रखना, सिंपल सी परिभाषा अगर मैं कहूं, एक बार और लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक बार जरा देखना। मैं ये कह रहा हूं मेरे साथियों कि एक तरफ मैं लिख रहा हूं आरबीआई, एक तरफ क्या लिखूंगा, आरबीआई, यहां पर लिखूंगा मेरे साथियों व्यापारिक बैंक। आरबीआई के बाद में मैं लिख रहा हूं व्यापारिक बैंक, और फिर यहां पर क्या लिखूंगा, जनता। ठीक है, ये 3 क्रम है। कैसे चलेगा ये क्रम, आरबीआई मेरे साथियों इसको व्यापारिक बैंकों को पैसा देगी, व्यापारिक बैंक किसको पैसा देगी, जनता को पैसा देगी। अब आप ही बताइए, जब आरबीआई ही व्यापारिक बैंक को महंगा लोन देगी, आईआर यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो ये भी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेगा ना भैया। व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। अगर इनको ये देगी 6.5% पर या 10% पर या 20% पर, जो भी है मेरे साथियों, तो ये भी तो फिर इनको ज्यादा महंगा देगी, डबल देगी ना।
सब्जी का आपने मार्केट देखा होगा, सब्जी मार्केट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो सब्जी बेचता है वो सब्जी कितनी लेकर के आता है, मान लो 10 रुपए किलो लेकर के आता है, तो मार्केट में 20 रुपए या 25 रुपए किलो तो बेचेगा ही बेचेगा, है ना, इससे कम में तो नहीं बेचेगा, चलो 10 में ही ले जाओ। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसों का प्रवाह, मुद्रा प्रवाह। कितनी बार बता चुका हूं पर बच्चे मानते ही नहीं है। हर बार मुझे कोई ना कोई ऐसे टोपेबाज मिलते हैं जो पूछते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब ये कितनी बार मैं बता चुका हूं, खैर कोई बात नहीं। तो इससे क्या होगा मेरे साथियों, मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब ब्याज दर ज्यादा होगी तो तरलता कम हो जाएगी, और ऐसा रवैया अपनाया जाता है, ये कठोर रवैया है, कठोर तरीका है ना, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां महंगाई होती है, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाती है आरबीआई, उसे कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि आरबीआई द्वारा महंगाई में अपनाई गई नीति कौन सी है, तो कठोर मौद्रिक नीति है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं। हाँ शाहरुख भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कह रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है सर। अलग अलग बैंक का ब्याज सेम हो तो, अलग अलग बैंक का ब्याज सेम हो तो क्या? मनीष शीला जी, मनीष जी देखो, अलग अलग बैंक का अगर ब्याज सेम होगा तो भैया मेरी जहां से इच्छा होगी मैं वहां से लूंगा, है ना। चलिए सर, ये तरलता का मतलब, हर्ष गुप्ता भाई, कल एक डॉक्टर था हर्ष अग्रवाल, है ना, वो बहुत समझदार लग रहा था डॉक्टर, लेकिन उसको तरलता आती थी। सुनो तरलता का मतलब क्या होता है। तरलता का मतलब होता है अंग्रेजी में लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि लोगों के पास में कितना पैसा है। जैसे मैं कहूं कि आपके पास में 100 रुपए और मेरे पास में 200 रुपए, तो बताओ किसके पास कितना पैसा है? आपके पास 100 रुपए, मेरे पास 200 रुपए ना। तो तरलता किसकी ज्यादा है? तो जिसके पास में पैसा ज्यादा है। मैं कहूंगा कि मेरे पास तरलता ज्यादा है। तो तरलता का मतलब होता है मुद्रा प्रवाह, सप्लाई ऑफ मनी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा हम कहेंगे उसकी तरलता उतनी ज्यादा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। गुस्सा क्यों होते? गुस्सा नहीं होता हूं भाई अनिल, है ना। चलिए ये तो हो गई कठोर मौद्रिक नीति। अब सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होता है जरा वो देखो। सस्ती मौद्रिक नीति में मेरे साथियों ये होता है कि बाजार में मंदी की स्थिति होती है, और मंदी की स्थिति से उबरने के लिए आरबीआई क्या करती है, ब्याज दरों में कमी करती है। ब्याज दरों में कमी करके बाजार में तरलता को बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा, इसमें ब्याज दरों में कमी करके, भैया मार्केट में मंदी है, डिप्रेशन की स्थिति है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो लोगों अब डिमांड नहीं करेंगे तो आरबीआई को क्या लेना देना? अरे लेना देना है। जब लोग डिमांड नहीं करेंगे इसका मतलब है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जेब में पैसा डाले। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सस्ती या सरल मौद्रिक नीति में क्या होता है, तो इसमें ब्याज दरों, इसमें ब्याज दर को आप इंटरेस्ट रेट कहते हैं ना, तो इसमें ब्याज दर में कमी करके, इसमें ब्याज दर में कमी करके, इसमें ब्याज दरों में कमी करके तरलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तरलता या लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तरलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं ब्याज दर। ब्याज दर को आप लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट कहते हैं मेरे साथियों। तो इंटरेस्ट रेट मैंने देखा, ब्याज दरों में कमी करके ये ब्याज दर कम किया। ब्याज दर क्यों कम किया? ताकि मार्केट में पैसा बढ़े। जैसे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सस्ती ब्याज दरों पर पैसा देगी मेरे साथियों, बाजार में सस्ती ब्याज दरों पर व्यापारिक बैंकों को अगर लोन देगी मेरे साथियों, तो सारी की सारी व्यापारिक बैंकें नहीं आ जाएगी, लाओ मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। आ रही बात समझ में? तो जब सबके पास में पैसा हो जाएगा, सस्ता लोन देगी, तो फिर वो भी जनता को सस्ता ही देगी। हालांकि देगी कि नहीं देगी इसके ऊपर तो विवाद है, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलना है कि देगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसे इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, सस्ती मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आओ, तो इसमें वही फार्मूला है, फिर वापस से वही लिखना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं लिख दूंगा। ध्यान रखिएगा, जब आरबीआई, इसमें आरबीआई किसको लोन दे रही है? व्यापारिक बैंकों को। व्यापारिक बैंक का मतलब है कमर्शियल बैंक, है ना। इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगी। कमर्शियल बैंक किसको लोन देगी? जनता को लोन देगी।
जनता को लोन देगी। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान रखना है, अगर आरबीआई की इंटरेस्ट रेट कम होगी तो ये भी इंटरेस्ट रेट क्या रखेगा, कम रखेगा मेरे साथ। बस ये फॉर्मूला है इसका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना आसान चीज है ये। ठीक है ना, एक और बात ध्यान रख लेना, ये जो सस्ती मौद्रिक नीति होती है इसमें सरकार आरबीआई चाहती है कि भैया लोगों के पास में पैसा बढ़े, तो ऐसा खुला हाथ छोड़ देती, जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना, ध्यान रखना। तो खुला हाथ छोड़ेगी तो ध्यान रखना, सस्ती मौद्रिक नीति को आप विस्तारित मौद्रिक नीति भी कहते हैं, एक्सपांशनरी। इसका अन्य नाम क्या है, तो विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारित मौद्रिक नीति इसका दूसरा नाम है। मैं इससे संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, डोंट वरी, है ना। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे कहते हैं, यह पूरा लिखना आप लोग, है ना। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसका अन्य नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसका दूसरा नाम है। वैसे ही मेरे साथियों कठोर मौद्रिक नीति में क्या होता है, कठोर मौद्रिक नीति में रवैया थोड़ा कठोर अपनाया जाता है, इसलिए इसे कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इसे संकुचित मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। संकुचित मौद्रिक नीति या इसी को कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ये इसका अदर नेम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, तो टाइड मॉनेटरी पॉलिसी को ही कंप्रेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सस्ती मौद्रिक नीति को कहते हैं। ये मौद्रिक नीति के प्रकार हो गए। देखो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उससे पहले मैं आपकी कमेंट्स लूंगा, डोंट वरी, अभी लूंगा कमेंट, लेकिन कमेंट धीरे धीरे करेंगे, सब इकट्ठे मत करने लग जाना, पढ़ने में नहीं आता है। देखो फिर से बोलता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से सुनना मेरी बात को, मैं रिवाइज करवा रहा हूं वापस से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मौद्रिक नीति से संबंधित बातें क्या क्या है। मौद्रिक नीति हर 2 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, कठोर मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति में बाजार में जो महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई को कम करने का असर, मतलब कम करने का प्रयास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, तो जो नीति अपनाती है उसे कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि जब बाजार में महंगाई होगी तो उस महंगाई को कम करने के लिए हमको ब्याज दरों में, इंटरेस्ट रेट में, है ना, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके या ब्याज दरों को बढ़ा करके लोगों से पैसा खींचना या लोगों की जेब में पैसा, है ना, लोगों की जेब में पैसा डलने से रोकना मेरे साथियों, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ब्याज दरों को बढ़ाया, तरलता को कम किया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्याज दर कैसे बढ़ेगी वो सब अभी इसके आगे आएगा, अभी जस्ट पढ़ाने ही वाला हूं वो, है ना। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो व्यापारिक बैंक को महंगा मिलेगा, तो व्यापारिक बैंक बोलेगी अरे रहने दो यार, अभी कौन लेता है, बाद में ले लेंगे 2 महीने बाद, है ना। जब यही ऐसा करेगी और यही महंगा देगी, इसको मान लो ले भी लिया थोड़ा बहुत, तो ये महंगा देगी जनता को, जनता सोचेगी रहने दो 2 महीने बाद लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सब जनता बोलेगी रहने दो रहने दो रहने दो, सब टाल देंगे। तो जो सब टाल देंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाए, आ रही बात समझ, तो महंगाई भी फिर कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग डिमांड भी कम कर देंगे, और डिमांड कम कर देंगे तो फिर बस बात खत्म, पैसा कम, है ना, कीमत कम हो गई। वहीं पर इसे संकुचित बोलते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड किया, टाइड, अपना हाथ टाइड करना। हाथ टाइड करने का मतलब क्या है, पैसा सोच सोच कर खर्च करना। ठीक है, वैसा ही आईआर क्या है आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। अरे मेरे देवी देवताओं, आईआर का मतलब इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है। ठीक है, अब देखो सस्ती मौद्रिक नीति या सरल मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होता है, सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो है मेरे साथियों, वो ब्याज दरों में कमी कर देता है, कमी कर देता है। कमी का मतलब क्या होता है, खुला छोड़ देता है, जाओ ले जाओ। जैसे घर में किसी ने कहा कि पापा मुझे पैसे चाहिए, तो पापा ने बोला जा बेटा जा, अलमारी में रखें ले जा, है ना, खुला छोड़ दिया है। खुला छोड़ दिया मतलब आपकी इच्छा, बाप तो कितना भी ले जाओ, अलमारी में 5 करोड़ रखे तो 5 मत ले जाना, है ना, खत्म ही मत कर देना। ठीक है,
तो हो सकता है आपको जितना अच्छे उतने ले ली, खुला खुला मौद्रिक नीति क्या, ओपन, विस्तारित, एक्सपांशनरी, जा बेटा ले जा। और अगर वहीं पर अगर पापा के पास में भी पैसों की कमी होगी तो क्या करेंगे, रुक मैं देता हूं, है ना, फिर मम्मी को बोलेंगे जा इसको 50 रुपए दे दे, आप बोलेंगे 100 की जरूरत थी, है ना, तो फिर नाटक होंगे, वो सब चीजें, है ना। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, ब्याज दरों में कमी करके, ब्याज दरों में कमी करके ध्यान रखिएगा व्यापारिक बैंकों को सस्ता लोन दिया जाता है ताकि व्यापारिक बैंकें भी भविष्य में सस्ता लोन दे। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए समझ लिया है मैंने इस पे, ठीक है। चलिए कहां गया पेन हमारा स्टाइलिश। तो ये मौद्रिक नीति के प्रकार है। अब देखो मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से, अब मेन टॉपिक तो अब आया है, ये मेन टॉपिक ये भी था, है ना। अब मैं बात करता हूं उपकरण। तो मौद्रिक नीति के उपकरण, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम इसे कहते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण। मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण, तो मेरे साथियों टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम इसे कहते हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में जरा देखते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति के दरअसल दो प्रकार के उपकरण होते हैं। बोले कौन कौन से, तो एक को हम बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण। और मात्रात्मक उपकरण को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा मात्रात्मक उपकरण को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मात्रात्मक उपकरण के नाम से जानते हैं। ये क्वांटिटेटिव टूल्स है, ठीक है। और दूसरे है मेरे साथियों, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, गुणात्मक उपकरण। किस नाम से जानते हैं, गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक, इसको आप लोग कहते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, गुणात्मक या क्वालिटेटिव, या इसी को चयनात्मक भी कहते हैं, चयनात्मक। चयनात्मक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव टूल्स, है ना। तो मात्रात्मक और मेरे साथियों गुणात्मक, दूसरा है इसी गुणात्मक को आप चयनात्मक के नाम से भी जानते हैं, सिलेक्टिव टूल्स के नाम से भी जानते हैं। अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को, जल्दी से बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कोई किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान सी बात है ना, लेकिन आसान बात तभी होगी जब आपको समझ में आएगी, नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा मामला। केवल अभी के लिए इतना समझे कि मौद्रिक नीति के उपकरण दरअसल दो प्रकार के हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक को हम कहते हैं मेरे साथियों मात्रात्मक उपकरण, और एक को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक उपकरण, या इसी को चयनात्मक उपकरण भी कह देते हैं। मात्रात्मक उपकरण कितने प्रकार के, मात्रात्मक उपकरण में क्या किया जाता है, क्वांटिटी को कम ज्यादा किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या चीजें आएगी। तो मात्रात्मक उपकरण में जो खास खास चीजें उनकी बात मैं करता हूं। एक आएगा मेरे साथियों CRR, चलो पहले लिखो रेपो रेट, रेपो रेट, इसको बोलते हैं रेपो दर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेपो दर, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेपो रेट, रेपो रेट कहते हैं। दूसरा है मेरे साथियों रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं ट्रिपल आर, ट्रिपल आर बोलते हैं इसको, है ना। रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, रेपो रेट को डबल आर भी बोल देते हैं, डोंट वरी। कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आए कि सर इसको भी तो RR बोलते हैं, हाँ तो बिल्कुल सही बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा इसको ट्रिपल आर बोल देते हैं। एक है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मैं सबके फुल फॉर्म लिखवाऊंगा, डोंट वरी। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अरे आज नहीं लिखवाऊंगा तो जब इसके बारे में आएगा तब लिखवाऊंगा, ऐसा क्या है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम बात करते हैं,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हम खुले बाजार की क्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर एक है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं सीआरआर। सीआरआर को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये सब याद रखना है, कभी कभी तो यही प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर रिवर्स रेपो रेट कब बढ़ता है? रिवर्स रेपो रेट कब बढ़ता है? विपिन एन यादव जी, अभी हाल बता दूं? ये छोड़ देता हूं, चलो इसको छोड़ो, पहले रिवर्स रेपो रेट बता देते कब बढ़ता है। मेरे काका वहां तक पहुंचेंगे तो बताऊंगा ना सब। ठीक है, अरे ये सब बताऊंगा, मैं कोई अचार डालने के लिए थोड़ी इकट्ठा कर रहा हूं इन सबको, ये सब बताऊंगा भाई। तुम रुक तो जाओ, इतना जल्दी में क्या है ना। भागीरथी कांबले इंग्लिश में लिखो, हमने सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। और एक है एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे हम कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। मैं इसके बारे में पूरा फुल फॉर्म उस समय लिखवा दूंगा, अभी केवल इसको एसएलआर ही याद रखना। इसको कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। लिखवा ही देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे मार साहब को नहीं आता था, है ना। सांविधिक तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और क्या क्या है? और भी है, और भी है इसके उपकरण में, मात्रात्मक में और भी है। कौन कौन से बोले? तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। एक है बैंक रेट, एक को क्या कहते हैं? बैंक रेट बोलते हैं, बैंक दर। बैंक रेट, इसको अंग्रेजी में भी बैंक रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक है मेरे साथियों बैंक रेट के अलावा एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप केवल इतना लिखें एमएसएफ दर, अभी के लिए केवल इतना लिख लो एमएसएफ दर मेरे साथियों, है ना। तो बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, सीआरआर हो गया, है ना, एसएलआर हो गया, ओएमओ हो गया, है ना, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया। ठीक है, काफी है ना। तो ये इतने सारे मेरे साथियों ये उपकरण होते हैं, किसके? ये मात्रात्मक उपकरण होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मात्रात्मक उपकरण। क्या बोलते हैं इसको? मात्रात्मक उपकरण। वहीं मेरे साथियों ये चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण भी है कुछ। बोले ये कौन कौन से हैं? तो आ जाओ जरा इनको भी लिख लेते हैं। एक को हम बोलते हैं साख राशनिंग। साख राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग मेरे साथियों। क्या बोलते हैं? साख राशनिंग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग, ये सब चीजें क्या होती है पढ़ाएंगे, डोंट वरी। एक होता है मेरे साथियों नैतिक दबाव। नैतिक दबाव, नैतिक दबाव या दबाव ही लिख लो, केवल नैतिक दबाव ही लिख लो। क्या होता है देखो, बहुत आसान है ये सब चीजें यार। नैतिक दबाव मतलब आप किसी को कन्विंस करो यार ऐसा मत कर यार, वो वाली चीज है ना। बताऊंगा मैं इसको क्या होता है। ठीक है अर्जुन। भाई मतलब जिनको लगता है कि ज्यादा स्लो है वो रिकॉर्डेड देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नैतिक दबाव हो गया, साख राशनिंग हो गया, है ना। एक और क्या है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। एक और है आपका क्रेडिट राशनिंग हो गया, है ना, और नैतिक दबाव हो गया आपका। एक और है मेरे साथियों जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, तो ध्यान रखिएगा उच्च सीमा और निम्न सीमा लगाकर। ठीक है, साख की उच्च सीमा ऐसा लिखो, क्रेडिट की हाई लिमिट, साख की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा। सब समझ में आएगा, जब पढ़ाऊंगा तब एक एक बारे में बताऊंगा। निम्न सीमा लगाकर,
तो क्रेडिट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा करके भी ये किया जाता है। बस इतना ही केवल याद रखो, अभी के लिए केवल इतना ही याद रखो, ठीक है। कई गुना अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ोगे तब, है ना। और मुझे पक्का पता है कि समझ में आएगा, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती है अब, है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये मेन फंडा है। ये याद रखना, देखो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, संडे है लेकिन क्लास इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास से प्रश्न आते हैं। मॉरल प्रेशर कह सकते हैं बिल्कुल, हालांकि इथिकल प्रेशर भी आप कह सकते हैं उसको अंग्रेजी में, तो है ना। चलिए, अब मैंने इतना बता दिया ना, एक बार फिर से बता देता हूं। मौद्रिक नीति के उपकरण को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रात्मक उपकरण, दूसरे को बोलते हैं गुणात्मक उपकरण। मात्रा को कम ज्यादा करना हो तो मात्रात्मक उपकरण, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये बात आपको ध्यान। चलिए खैर, ये तो सब बातें हो गई। अब मैं आपकी कमेंट्स लूंगा 2 मिनट के लिए, मुझे बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। फिर मैं आपको एक टर्म बताऊंगा मेरे साथियों, कि आखिर बैंक पैसा कैसे कमाती है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, रिकॉर्डेड नहीं है क्या, रिकॉर्डेड नहीं क्या, अंगराज अंगज जी, अंगज भाई ये डेली क्लासेस रिकॉर्डेड आपकी है ना, एप्लीकेशन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए बताइए, किसी का कोई, केवल मैं डाउट ही लूंगा। आई लव यू सर ने, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये सब मत लिखना, है ना, ये सब यहां नहीं, ठीक है। स्पीड ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा। राज ऋतु कुमार, स्पीड ठीक है सर, अच्छा। स्पीड देखो, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप कितना भी कह लो मैं स्पीड नहीं बढ़ाने वाला हूं, आप कितना भी कह लो मैं इससे कम नहीं करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ऑथेंटिक स्पीड क्या है। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि यार मान लो एज ए मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे समझूंगा। जब तक मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेता, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता आपकी कमेंट के माध्यम से कि हां आप सेटिस्फाइड हो, तब जाकर के मैं उस चीज को छोड़ता हूं। अगर नहीं होंगे तो नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसके क्वेश्चंस में ट्यूसडे को लेकर के आऊंगा, मंडे को तो छुट्टी पर रहूंगा, ट्यूसडे को लेकर के आऊंगा, है ना। मंडे को दरअसल क्या है, मुझे काम भी है ना, लगभग 11 बजे के अंतराल पर डॉक्टर को फिर दिखाना है कान का इलाज के लिए, तो मैं वहां जाऊंगा। और फिर 12 बजे मैं लाइव क्लास लूंगा आपकी यूट्यूब पे, उसके बाद फिर घर निकलूंगा, ठीक है। चलिए सर, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन ही तो लेना चाह रहा हूं मैं, बताओ। बहुत बढ़िया, है ना। मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूं, आपकी कमेंट्स को भी स्क्रॉल डाउन करके देखता हूं। एक बार रिवीजन, इतनी बार तो रिवीजन करवा दिया भाई, और कितनी बार रिवीजन करूं। हाँ जी, सभी बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, है ना। चलिए, अंजलि कह रहे हैं इतना स्पीड सही है, ओके। ऑब्जेक्टिव, हाँ अमित जी मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, और आपसे क्या ही झूठ बोलूं, आप तो देश का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन शीट, क्वेश्चन शीट मेरे साथियों देखो, मेरे अनुसार कौन सी सरकार, देखो सरकार के बारे में भी कुछ नहीं बोलना भाई, है ना, ये तो कल वोट ही देना है खाली। गुरुजी योजना आयोग, यार तुमको भारी योजना आयोग पढ़ना है, पहले ये तो पढ़ लो, योजना आयोग पढ़ा दो ने, वो पढ़ा दो ने, ये पढ़ा दो ने, तुम रुक तो जाओ यार भाई, यार इतना क्या है। एनडीटीएल, एनडीटीएल भी आएगा भाई, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं मंगलवार को क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओएमओ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, अभी ये मत पूछो कि ये क्या है वो क्या है, ये तो हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े कहां है ये, थोड़ा रुक तो जाओ। आपके कोई प्रश्न हो तो बताओ। एक बच्चा पूछ रहा सर उपकर क्या है, मैं कर वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्या, टैक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए छोड़िए अब, है ना, अब बहुत हो गया, आपकी कमेंट्स तो कोई काम की आती नहीं है, एक भी कमेंट मुझे काम की नहीं लग रही कुछ कि ये काम की हो, है ना, फालतू की कमेंट बहुत करते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए मैं अब आपको ये बताता हूं कि बैंक पैसा कैसे कमाती है, ठीक है। बैंक पैसा कैसे कमाती है वो हम देखते हैं, ठीक है। आइए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, बैंक पैसा कैसे कमाती है। देखो बैंक को पैसा कमाने के लिए, मतलब ये बातें हम पढ़ेंगे कल,
कल मतलब कल से मेरा मतलब है ट्यूसडे से पढ़ेंगे, क्योंकि आज आधा अधूरा करवा के मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैं केवल एक बिंदु आपको बताना चाह रहा हूं, वो बिंदु क्या है वो जरा देखो, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बैंक पैसा कैसे कमाती है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यापारिक बैंक साख सृजन के माध्यम से ही पैसा कमाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यापारिक बैंकें होती है, कमर्शियल बैंकें होती है, यस बैंक या प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी बैंकें हैं, ये पैसा कैसे कमाती है। तो व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक जो है मेरे साथियों, ये साख सृजन के माध्यम से पैसा कमाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साख सृजन कौन करती है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो साख सृजन व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो पूछा जाए कि क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा किया जाता है, तो साख सृजन मेरे साथियों व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है, इसी से ये लाभ कमाती है। तो साख सृजन के माध्यम से व्यापारिक बैंक क्या कमाती है, लाभ कमाती है मेरे साथियों। तो व्यापारिक बैंकों के लाभ कमाने का जरिया क्या है मेरे साथियों, वो साख सृजन है। साख सृजन है ना, लाभ कमाना, मैं क्या लिख रहा हूं, लाभ कमाना। और साख सृजन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो क्रेडिट क्रिएशन है। क्या है मेरे दोस्तों, क्रेडिट क्रिएशन। कैसे, जरा वो समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। मान लो कोई बैंक है, कौन सी बैंक लें, यस बैंक ले लूं। चलो मैं ले रहा हूं यस बैंक। मान लेता हूं कि मेरे गांव में यस बैंक है या किसी भी क्षेत्र में यस बैंक है ना। मान लेता हूं कि मेरे एरिया में कौन सी बैंक है, यस बैंक है मेरे साथियों। यस बैंक एक बड़ा नाम है मेरे साथियों, आपको पता ही है। यस बैंक मेरे एरिया में है और इस बैंक में मेरा अकाउंट भी है। इस बैंक में क्या है, मेरा अकाउंट है मेरे साथियों। तो मेरा नाम विनय कुमार है, आपको पता ही है। और मैंने जो है विनय, मैंने मेरे साथियों मेरे पास में कितने रुपए रखे थे, 2000 रुपए रखे थे। ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं कि 2000 रुपए मेरे पास में रखे थे। मैंने क्या किया, ये 2000 रुपए कहां पर जमा करा दिए, तो ध्यान रखिएगा, मैं गया और मेरे अकाउंट में जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिए, यस बैंक में जमा करा दिए। समझना, इस 2000 रुपए का अब क्या क्या होगा। मैंने जब बैंक में पैसा जमा कराया 2000 रुपए, तो बैंक वाला मुझे कितना ब्याज देता है पता है, मात्र 3%। बैंक वाला मुझे भी तो ब्याज देगा, मैं क्यों बैंक में पैसा जमा कराऊंगा, तो मैं इसलिए पैसा जमा कराऊंगा ताकि मुझे ब्याज मिले। तो यस बैंक मुझे 3% वार्षिक ब्याज देता है, 3% के हिसाब से मुझे ब्याज दे रहा है। अब बैंक के पास में कितना रुपए आ गया, तो ध्यान रखिएगा, बैंक के पास में आप कहोगे गुरुजी बैंक के पास में 2000 रुपए रखा है। कितने रुपए रखा है, 2000 रुपए रखा है। बैंक देखो इस 2000 रुपए के साथ क्या क्या गेम करता है वो जरा देखना। बैंक क्या करेगा, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ब्याज दरों पर, ध्यान रखना, बैंक जो है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ब्याज दरों पर क्या करेगा, लोन दे देगा। जैसे मैं मानता हूं कि इस 2000 रुपए में से मोदी जी इसके पास में गए, ऐसा मैं मान लेता हूं, यस बैंक के पास में मोदी जी गए। मोदी जी ने कहा मुझे पैसों की आवश्यकता है। बोले ठीक है, बोले कितने, तो बोले 500 रुपए की आवश्यकता है। तो 500 रुपए की आवश्यकता है मोदी जी को, तो इस यस बैंक ने मोदी जी को कितने रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए। और ब्याज कितना ले लिया, तो बोले ब्याज लेंगे हम तुमसे 15%। क्यों लेंगे, क्योंकि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बोले इसलिए हम तुमसे 15% ब्याज लेंगे। ठीक है, तो मोदी जी को कितने परसेंट पर लोन दिया इन्होंने, 15% पर लोन दिया। कितने रुपए दे दिया, 500 रुपए दे दिया। ठीक है, बाद में फिर यही बात केजरीवाल को पता चली। केजरीवाल को लगा कि यार ये मोदी जी को दे सकते तो हमको भी देंगे, तो ये वापस से ये भी गए, बोले हमको मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, मोहल्ला क्लिनिक खोलना है मुझे, हमें भी लोन चाहिए। बोले कितना लोन चाहिए, बोले हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 300 रुपए का ही लोन चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने 300 रुपए का लोन इनसे लिया। अब चूंकि दिल्ली में इनकी सरकार है और जनता के लिए कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, तुम 12% ही ब्याज दे देना। ठीक है, तो कितना परसेंट ब्याज दिया मेरे साथियों इनको, 12% ब्याज पर केजरीवाल जी को लोन दिया। ठीक है, तो केजरीवाल को कितने, केजरीवाल जी जो है मेरे साथियों, जी भी लगा देता हूं, नहीं तो पता नहीं कब मेरे ऊपर गाज गिर जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 12% ब्याज पर 300 रुपए का लोन यस बैंक ने केजरीवाल जी को भी दे दिया। उधर से देखे देखे मेरे साथियों बाबा रामदेव एक आंख बंद करते हुए आते, कहते हमें भी तो स्वदेशी स्वदेशी चलाना है,
है ना, तो इनको भी लोन चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको भी लोन चाहिए। तो बाबा रामदेव जी भी इनके पास आते, कहते हैं हमें तो मात्र 200 रुपए लोन चाहिए। कितना रुपए लोन चाहिए? 200 रुपए। बोले 200 रुपए लोन चाहिए तो भैया आप भी कम नहीं हो, है ना, आप भी खूब कमा रहे हो, लाओ 15% पर ब्याज देंगे हम तुम, है ना। तो 15% पर इनको लोन दे दिया। किसको दिया? बाबा रामदेव को दिया, रामदेव जी को लोन दे दिया। तो रामदेव, बाबा रामदेव जो है मेरे साथियों, उनको 12% पर 200 रुपए का लोन दे दिया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए ना, बचे 1000 रुपए। अब ध्यान रखना मेरे साथियों, राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने देखा कि यार सब लोन ले रहे हैं, बोले मैं भी लूंगा। तो राहुल गांधी भी 500 रुपए का लोन ले लेते, बोलते हैं कि मेरा अकाउंट ऐसे ही, है ना, मोदी जी ने ऐसा वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बंद करवा दिया है, तो बोले 500 रुपए का लोन चाहिए मुझे। बोले अच्छा, तो तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी सरकार नहीं है, इसलिए तुमको 14% पर लोन देंगे हम, है ना, लेकिन तुमने पहले बहुत पैसा छाप रखा है, इसलिए 14% पर लोन देंगे। और राहुल गांधी जी जो है उनको 14% पर यस बैंक क्या कर देती है? लोन दे देती है मेरे साथियों। वहीं पर अब 500 और बचते हैं। तो 500 रुपए के साथ में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 500 रुपए में अखिलेश यादव जी, है ना, ये कहेंगे कि हमें भी लोन चाहिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। तो 500 रुपए का लोन ये ले लेते हैं अखिलेश यादव जी, इनको भी 15% सपा से है ये, है ना, इनको भी 15% पर ये लोन दे देते हैं। तो अखिलेश यादव जी जो है मेरे साथियों, यादव जी, इनको 15% पर यस बैंक लोन दे देती है। मुझे बताओ, मैंने जब बैंक में पैसा जमा किया तो मात्र 2000 रुपए किया था, और इसी 2000 रुपए को इस यस बैंक ने अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्याज दरों पर क्या कर दिया मेरे साथियों? तो अलग अलग ब्याज दरों को बांट दिया इसको, है ना। 1 मिनट, तृतीय क्षेत्र वाला सर आपने बोला कि जीडीपी में योगदान नहीं होता, लेकिन अंकित सर ने बताया 54% योगदान है। मैं ये नहीं, अंकित सर ने ऐसा नहीं बताया होगा, अंकित सर ने यह बताया होगा कि 54% जनसंख्या आपकी किसमें, ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर में होगी, ऐसा बताया होगा भाई। उसको मैं एक बार और करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक बात समझ में आ गई मेरे साथियों। मुझे बताओ 500 रुपए का 15% कितना होता है? तो 500 रुपए का 15% होता है 15 पंद्रह 75, 75 रुपए यहां से ये लाभ कमा लेगा, ब्याज कमा लेगा। भारतीय 36 रुपए यहां से कमा लेगा, ठीक है। और 15 दूना 30 रुपए यहां से कमा लेगा। 14 पंजे, याद है, गणित कमजोर हो गया अपना, है ना। तो 5 चौक 20, शून्य हासिल का 2, 5 का तो 14 पंजे 70, यही होता है ना, यही होता होगा यार, ठीक है। 14 9 14, ठीक है भैया, है ना, 70 रुपए हो गया, ठीक है। वहीं पर बात करें मेरे साथियों, तो 15 पंजे 75 यादव जी, केवल ये ब्याज ब्याज जोड़ लो, ब्याज ब्याज जोड़ लो, 5 6 और 5 आपको पता ही है 11, 11 11 और 5 कितना होता? 16, 16 का 6 हासिल का 1, 1 आया, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, है ना, 20 और 7 27, 27 और कितना 2 कितना हो गया मेरे साथियों? बताओ, 6 5 बार 10 6 16, हाँ देखो कितना हो गया है, 16 हुआ था ना, 5 6 5 11, 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है, एक बचा, ठीक है। फिर क्या है यहां पर? 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 20, 13 और 7 20, 20 और 7 कितना? 27, है ना, 20 और 7 27 और 1 28, 286 रुपए। तो मेरे ख्याल से 286 रुपए इसने ब्याज कमा लिया केवल 2000 रुपए पे। कितना मेरे साथियों? 286 रुपए इसने क्या कमा लिया? ब्याज कमा लिया। आपकी कमेंट भी आ रही है, सही किया मतलब मैंने। तो 286 रुपए इसने क्या कमाया मेरे साथियों? ब्याज कमाया। मुझे बताओ 2000 रुपए का 3% कितना होगा एक साल का? बताओ 2000 रुपए का 3% कितना होगा? तो 3 दूना 6, 600 होगा ना, कितना होगा? 3 दूना, यही होगा क्या? 600 नहीं, 60 रुपए होगा, 60 रुपए, ठीक है। गणित थोड़ा कमजोर है यार, कोई बात नहीं, हो गया सही, मैं भी पढ़ूंगा आरपीएफ के लिए, है ना। तो 2000 रुपए का 3% कितना हो गया मेरे साथियों? तो 60 रुपए हो गया। मुझे बताओ 60 रुपए मुझे दे देगी ये,
ये मैंने 60 रुपए दिए, मतलब मैंने जो पैसा दिया था उसका 60 रुपए मुझे ब्याज दिया इसने, लेकिन इसी पैसे को इसने अलग अलग लोगों को देकर के मेरे साथियों 60 रुपए से कई गुना ज्यादा पैसा कमा लिया, 286 रुपए कमा लिया। कितना कमा लिया? 286। मुझसे कितना ज्यादा है? तो आपको पता है कि कितना ज्यादा है, आप ही बताइए। 70, 80, 86, ठीक है, लगभग 226 रुपए ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो बैंक केवल 2000 रुपए पे 226 रुपए कमा रही है। मुझे बताओ उसके पास तो 2000 करोड़, 2000 लाख, इतना पैसा होता है। ये केवल एक छोटा आंकड़ा मैंने लिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसका उद्देश्य यही था कि बैंक ऐसे पैसा कमाती है। तो बैंक मेरे साथियों क्रेडिट क्रिएशन या साख सृजन के माध्यम से पैसा कमाती है। आ रही बात समझ में? ये बात हो गई। खैर, अब समय भी हो गया आपकी अगली क्लास का। मैं नहीं चाहता कि ये आपकी अगली क्लास में कोई बाधा हो, ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा शिफ्ट डिलीट मारो, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ जाए उतना ही करो, ठीक है। आज एक और पढ़ा दो भैया, कि क्लास नहीं हो पाएगी ना। अच्छा, आज क्लास नहीं है किसी की, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दूसरे भी काम है ना। और जितना ज्यादा पढ़ा दूंगा, इकोनॉमिक्स में एक लेवल होता है कि कितना पढ़ाना है, उससे ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर आपको संपट भी नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, तो इतनी बातें आज के लिए करते हैं मेरे साथियों। अब शेष वार्ता आपसे कल करेंगे। तो चलिए, कल से मेरा मतलब है ट्यूसडे को करेंगे। तो कल मेरा इंतजार मत करना आप लोग, है ना। कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, कल मैं केवल 12 बजे प्रैक्टिस सेट लूंगा, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे मंगलवार को। चलिए, मंगलवार को मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शुक्रिया दोस्तों।